हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो यहाँ पर हम टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ के लिए ज्योग्राफी जो प्रैक्टिस सेट है उसको डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारे आगामी परीक्षा जो नेट जेआरएफ होने वाली है, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर जो होने वाले पेपर हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इस सेक्शन में हम जियोमॉर्फोलॉजी का एक टॉपिक है अनाच्छादन एवं भू आकृति चक्र। तो इसको हम इसके कुछ प्रैक्टिस सेट देखेंगे। उसके बाद जो नेट जेआरएफ में प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और इसकी पीडीएफ आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो आइए देखते हैं, इसमें हम कुल जो हैं 30 प्रश्न देखेंगे। उसके बाद कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है अनाच्छादन कैसी प्रक्रिया है। तो अनाच्छादन जो है ये अनाच्छादन के अंतर्गत हम अपक्षय और अपर्दन दो क्रियाओं को रखते हैं। तो अपक्षय जो है स्थैतिक प्रक्रिया है और अपर्दन जो है गतिशील प्रक्रिया है। इन दोनों के मिलने से जो प्रक्रिया का निर्माण होता है उसे अनाच्छादन कहते हैं। तो अनाच्छादन जो है स्थैतिक और गतिशील दोनों प्रक्रियाएं हो जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगला है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन, धरातल पर टूटी हुई ढीली एवं मुलायम चट्टानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जो धरातल पर जो चट्टानें अपने ही स्थान पर टूटकर बिखर जाती हैं या ढीली एवं मुलायम चट्टानों में एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित हो जाती हैं, तो इस प्रक्रिया को अपर्दन कहते हैं। और अपर्दन जो है एक प्रकार की गतिशील प्रक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अपर्दन। अगला है हमारा अपर्दन की शक्तियों में शामिल है। तो अपर्दन जो किन किन कारकों के द्वारा होता है। तो अपर्दन जो है ये नदियों के द्वारा होता है। इसमें जो बहिर्जात बल होता है वो कार्य करता है। हिम नदियाँ जैसे हो गई, समुद्री तरंग हो गए, इन सब के द्वारा जो होता है अपर्दन का कार्य किया जाता है। तो ये जो तीनों ऑप्शन है हमारे सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। अगला है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, धरातल पर अपक्षय एवं अपर्दन के सामूहिक प्रभाव को क्या कहते हैं। तो जो अभी बताया आपको, धरातल पर अपक्षय एवं अपर्दन, जैसे अपक्षय जो है स्थैतिक प्रक्रिया है और अपर्दन जो है गतिशील प्रक्रिया है, कि इसकी जो सामूहिक प्रभाव होता है इसको अनाच्छादन कहते हैं। अनाच्छादन अर्थात डेनुडेशन। इसका आंसर हो जाएगा बी, डेनुडेशन। अगला है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, अपक्षय की प्रक्रिया क्या बताती है। जो अपक्षय की प्रक्रिया होती है जो होता है ये जो सेल होती हैं वो अपने ही स्थान पर खंडित हो जाती हैं, टूट जाती हैं और ढीली पड़ जाती हैं। तो एक प्रकार का ये सेल सामग्री का खंडित होना कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का हो जाएगा सी, सेल सामग्री का खंडित होना। अगला है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, विघटन प्रक्रिया का संबंध है। तो विघटन प्रक्रिया जो होती है इसका संबंध जो है भौतिक प्रक्रिया से है। तो जो भौतिक प्रक्रिया होती है ये जो अपक्षय का एक प्रकार है। जो भौतिक क्रियाओं में जैसे ताप परिवर्तन हो गया, इसके कारण जब जो चट्टानें होती हैं अपनी जगह पर ही ढीली पड़ जाती हैं, और जैसे जल का जमना पिघलना हो गया, इसके कारण भी जो चट्टानें हैं ढीली पड़ जाती हैं, और दबाव के कारण भी। तो ये सभी जो हैं इसको भौतिक अपक्षय या यांत्रिक अपक्षय भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भौतिक प्रक्रिया से। विघटन की प्रक्रिया जो है ये भौतिक प्रक्रिया से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन, ओनियन अपक्षय मुख्य रूप से क्रियाशील होता है। तो ओनियन अपक्षय जो होता है ये मुख्य रूप से जो है रेगिस्तान जो क्षेत्र होता है और अर्ध रेगिस्तान क्षेत्र होता है, वहाँ पर ओनियन अपक्षय जो होता है क्रियाशील होता है। इसमें क्या होता है कि जो वहाँ का तापांतर होता है और वायु के सम्मिलित प्रभाव के कारण क्या होता है कि चट्टानें जो होती हैं वो पतली पतली परतों के रूप में उखड़ने लगती हैं। इस प्रक्रिया को जी अपदलन भी कहते हैं। इसी को ही ओनियन
अपक्षय भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रेगिस्तानी एवं अर्ध रेगिस्तानी। अगला है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, तापांतर के कारण चट्टानों का परतों के रूप में अलग होना क्या कहलाता है? तो अभी बताया आपको, इसको ही ओनियन अपक्षय या अपदलन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपदलन। अगला है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, यांत्रिक अपक्षय के प्रमुख कारकों में शामिल है। तो यांत्रिक अपक्षय के प्रमुख कारक में कौन कौन से हैं? तो यांत्रिक अभी बताया आपको, जैसे ताप के कारण चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं, जो दबाव के कारण होता है इसके भी कारण जो चट्टानें हैं ये ढीली पड़ जाती हैं, मुलायम पड़ जाती हैं, और जल के जमने और पिघलने के कारण भी चट्टानें जो हैं ये संगठित हो जाती हैं। तो इन तीनों के कारण यांत्रिक अपक्षय होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का डी हो जाएगा। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में यांत्रिक अपक्षय की तुलना में रासायनिक अपक्षय ज़्यादा प्रभावपूर्ण होता है। तो निम्नलिखित में कौन कौन से हैं? जैसे अर्ध शुष्क क्षेत्र हो गया, शुष्क क्षेत्र हो गया, और तटीय क्षेत्र हो गया, और शीतोष्ण क्षेत्र हो गया। तो इन चारों क्षेत्रों में जो शीतोष्ण क्षेत्र होता है, यहाँ पर यांत्रिक अपक्षय की तुलना में रासायनिक अपक्षय ज़्यादा प्रभावपूर्ण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शीतोष्ण। अगला है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अपक्षय की कौन सी क्रिया लोहे पर जंग लगने का कारण बनती है? तो रासायनिक अपक्षय की जो ऑक्सीकरण क्रिया होती है ये लोहे पर जंग लगने का कारण बनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑक्सीकरण। इसमें क्या होता है, लोहे का जो फेरस होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके फेरस ऑक्साइड मतलब बन जाता है, जो जंग का निर्माण करता है। तो इसमें जो है ऑक्सीकरण जिम्मेदार कारक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, जिन चट्टानों में लोहे के यौगिक अधिक होते हैं उन पर रासायनिक अपक्षय की कौन सी प्रक्रिया अधिक सक्रिय होती है? तो जिन चट्टानों में जो भी बताया गया है फेरस अर्थात लोहे के यौगिक अधिक होते हैं, वहाँ यह ऑक्सीजन से क्रिया करके फेरस ऑक्साइड बना देता है, जिससे जंग का निर्माण होता है। तो इसमें ऑक्सीकरण जो प्रक्रिया है ये अधिक सक्रिय होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीकरण। अगला है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम जो है चूना प्रदेशों में शैलों का अपक्षय करता है? तो जो चूना प्रदेश होते हैं वहाँ पर जो शैलों का अपक्षय होता है वह मुख्यतः जो है कार्बोनेटीकरण के द्वारा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्बोनेटीकरण। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रेशन प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है? तो हाइड्रेशन प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, जो खनिज पदार्थ होते हैं ये जल से रासायनिक क्रिया करके नवीन यौगिक का निर्माण करने लग जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक तथा रासायनिक अपक्षय में सहयोग प्रदान करता है? तो जो रासायनिक अपक्षय होता है इसमें वनस्पतियों का अधिक सहयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपक्षय को प्रभावित करते हैं? तो अपक्षय को जो है निम्नलिखित में से कौन अपक्षय को प्रभावित करते हैं? तो अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक हैं जैसे शैलों की प्रकृति हो गई, स्थल की ढाल हो गई, जलवायु एवं वनस्पति हो गई। तो ये सभी चीज़ें जो हैं अपक्षय को प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है एक रूपतावाद के अंतर्गत जेम्स हट्टन के द्वारा दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जेम्स हट्टन। अगला है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन, दृश्यभूमि संरचना प्रक्रिया और अवस्था का प्रकार होता है, यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो दृश्यभूमि संरचना प्रक्रिया और अवस्था का प्रकार होता है, यह अवधारणा जो है ये डेविस के द्वारा दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डेविस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये लगभग
जो ज्योग्राफी के संबंधित जितने भी एग्ज़ाम है उसमें पूछा जा चुका है, तो ये याद रखना। ये पीजीटी 2021 में भी क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डेविस। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, डेविस के त्रिकूट में किसे शामिल नहीं किया गया है। तो जो डेविस का त्रिकूट है, जो नदी अपरदन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है जिसमें, तो इसमें त्रिकूट में अवस्था, प्रक्रम और संरचना का जो है शामिल किया गया है, जबकि स्थिति को शामिल नहीं किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्थिति। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, डेविस ने अपरदन चक्र की किस अवस्था में ऊंचाई और उच्चावच दोनों में वृद्धि को माना है। तो डेविस ने अपरदन चक्र की जो प्रथम अवस्था होती है इसमें ऊंचाई और उच्चावच दोनों में वृद्धि को माना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रथम अवस्था। अगला है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन, किसने स्थल रूपों का विकास समय आधारित ना होकर समय स्वतंत्र माना है। तो जो पेंक थे, इन्होंने स्थल रूपों का विकास जो है समय आधारित ना होकर समय स्वतंत्र माना है। इन्होंने जो डेविस का भू आकृति चक्र की विचारधारा थी उसकी आलोचना की थी, और इनके द्वारा ही मार्कोलॉजिकल सिस्टम अर्थात मार्कोलॉजिकल एनालिसिस बुक भी लिखी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेंक। अगला है हमारा, पेंक ने अपरदन चक्र की शुरुआत कहाँ से की है। तो जो पेंक थे, इन्होंने अपरदन चक्र की जो 3 प्रवस्थाओं को बताया है, तो इन्होंने जो पहली अवस्था है इसको प्राइमरम्प कहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्राइमरम्प। अगला है हमारा 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन है, गहरे रंग की शैलों का अपक्षय हल्के रंग वाली शैलों की तुलना में तीव्रता से होता है, तो ये हमारा जो कथन है सही है। अगला है, ग्रेनाइट की तुलना में ग्रेवो का अपक्षय जो होता है धीमा होता है, तो ये गलत है, क्योंकि जो ग्रेवो होता है इसका जो अपक्षय होता है ये जो होता है ये उल्टा दिया हुआ है, जबकि ग्रेनाइट का जो अपक्षय होता है ये तेज़ होता है, जबकि ग्रेवो का अपक्षय धीमे होता है। और मोटे कण वाली शैलों का अपक्षय छोटे कण वाले शैलों की अपेक्षा के तीव्रता से होता है, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये गलत है, उल्टा दिया हुआ है। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। पहला है, गुलाब ऋतु क्षरण भौतिक अपक्षय का एक उदाहरण है, तो ये जो कथन है ये गलत है, क्योंकि ये एक जो है गुलाब ऋतु क्षरण जो है ये रासायनिक अपक्षय का एक उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जबकि सिलिका पृथक्कीकरण रासायनिक अपक्षय का एक प्रकार है, ये भी सही है। कार्बोनेशन की क्रिया काष्ठ क्षेत्रों में अधिक होती है, ये भी सही है। और टाइलस का निर्माण मुख्यतः तुषार क्रिया और गुरुत्वाकर्षण द्वारा होता है, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन, अपक्षय दिया हुआ है और प्रभावित आकारजनिक प्रदेश दिए हुए हैं, तो अधिकतम तुषार क्रिया जो होती है ये पर हिमनदी क्षेत्र में होती है, तो इसका हो जाएगा ए का 4। और अधिकतम यांत्रिक अपक्षय जो होता है ये होता है शुष्क क्षेत्रों में, तो हो जाएगा बी का 3। और अधिकतम रासायनिक अपक्षय जो होता है ये होता है आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। और मौसमी अधिकतम रासायनिक अपक्षय जो होता है ये आर्द्र शुष्क उष्णकटिबंधीय अर्थात सवाना क्षेत्र में होता है, तो इसका हो जाएगा ए का 4, पी का 3, सी का 1, डी का 2, अर्थात हमारा ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अपक्षय चट्टान को विस्थापित किए बिना उसके लक्षण बदल देता है। और दूसरा है, क्रिस्टलीय चट्टानें अवसादी चट्टानों की तुलना में भौतिक अपक्षय के प्रति अधिक सुग्राही होती हैं, तो जो अपक्षय चट्टान को विस्थापित किए बिना उसके लक्षण बदल देता है। तो अपक्षय में क्या होता है, ये स्थैतिक प्रक्रिया है, इसमें चट्टानों का जो है विस्थापन नहीं होता है, बल्कि वह अपने स्थान पर स्थिर रहकर ही चट्टान के लक्षणों को बदल देता है, तो ये हमारा पहला कथन सही हो जाता है। दूसरा है, क्रिस्टलीय चट्टानें अवसादी चट्टानों की तुलना में भौतिक अपक्षय के प्रति अधिक सुग्राही होती हैं, तो ये भी हमारा जो कथन है ये सही है, क्योंकि अवसादी चट्टान जो हैं इन भौतिक अपक्षय के द्वारा ही अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, तो इसलिए क्रिस्टलीय चट्टानों में इनका अधिक प्रभाव पड़ता है, ना कि अवसादी चट्टानों में।
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ये दोनों जो कथन है सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन। अपक्षय की विशेषताएं दी हुई हैं और अपक्षय के विभिन्न पक्ष दिए हुए हैं। तो पहला है बिना रासायनिक परिवर्तन के चट्टानों का विघटन जो है ये यांत्रिक अपक्षय, ये हो जाएगा ए का 3। और चट्टानों का विगलन एवं वियोजन जो है ये हो जाएगा रासायनिक अपक्षय, तो ये हो जाएगा बी का 4। और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया ये हो जाएगा सी का 1, ऋतु क्षरण का सार्वदेशिक लक्षण। और डी हो जाएगा लौह यौगिकों पर ऑक्सीकरण का प्रभाव, तो ये हो जाएगा डी का हो जाएगा 2, रासायनिक अपक्षय में लाल, पीला और भूरा रंग, ये लौह यौगिकों पर ऑक्सीकरण का प्रभाव के कारण ही रासायनिक अपक्षय में लाल, पीला और भूरा रंग का जो है निर्माण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, अर्थात इसमें हमारा बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला है 28 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है फेल्डस्पार का रासायनिक अपक्षय होने पर क्योलिनाइड उत्पन्न होती है। और दूसरा है फेल्डस्पार के रासायनिक अपक्षय के लिए जल आवश्यक होता है। तो जो फेल्डस्पार होता है इसके रासायनिक अपक्षय होने पर ही क्योलिनाइड उत्पन्न हो जाता है, और फेल्डस्पार के रासायनिक अपक्षय के लिए जल आवश्यक होता है। तो ये हमारे दोनों कथन सही हो जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पहला है अपक्षय स्थैतिक शक्ति है, तो ये सही है। अपर्दन स्थैतिक एवं गतिशील शक्ति है, तो ये गलत है, क्योंकि अपर्दन जो है ये स्थैतिक नहीं बल्कि गतिशील प्रक्रिया है। और अपर्दन शक्ति नदियों एवं हिमानियों द्वारा, ये भी सही है। और ऑक्सीकरण खनिजों में ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये सही नहीं है। अगला है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ताप परिवर्तन के प्रभाव से चट्टानें बड़े बड़े खंडों में टूटकर विघटित होती हैं, तो उसे ओनियन अपक्षय कहते हैं। तो ये हमारा जो कथन है ये गलत है, क्योंकि ताप परिवर्तन के प्रभाव से जो चट्टानें बड़े बड़े खंडों में टूटकर विघटित हो जाती हैं, तो इसे ओनियन अपक्षय न कर इसे पिंड विच्छेदन कहते हैं। तो इसे पिंड विच्छेदन कहते हैं, ना कि ओनियन अपक्षय। जबकि विभिन्न खनिजों से निर्मित चट्टानें ताप परिवर्तन के प्रभाव से छोटे छोटे कणों में विघटित होती हैं, तो इसे ओनियन अपक्षय कहते हैं। तो ये उल्टा दिया हुआ है, तो ये हमारे दोनों कथन गलत हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है 31 नंबर क्वेश्चन। पेंक के अपर्दन चक्र की 3 अवस्थाओं में शामिल है। तो पेंक ने अपर्दन चक्र की 3 अवस्थाएं बताई हैं। इसमें पहली अवस्था है उत्थान की तीव्र दर की अवस्था, दूसरी है उत्थान की समान दर की अवस्था, और तीसरी है उत्थान की घटती दर की अवस्था। जबकि इन्होंने उत्थान की असमान दर की कोई अवस्था नहीं बताई है, तो इसका जो है ये तीसरा गलत हो जाएगा। जबकि पहला, दूसरा और चौथा ये तीनों सही हैं, सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1, 2 और 4। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है डेविस के अनुसार प्रत्येक स्थल रूप अपर्दन के चक्रीय रूप का प्रतिफल है। दूसरा है पेंक के अनुसार स्थल रूपों का विकास समय आधारित न होकर समय स्वतंत्र होता है। तो ये दोनों जो कथन हैं ये सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है हमारा, अगला हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे। ये जून 2017 में यूजीसी नेट द्वारा पूछा गया है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। काष्ठ प्रदेश में चट्टानों के अपक्षय के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं में कौन सा एक उत्तरदायी है। तो जो काष्ठ प्रदेश होते हैं इसमें चट्टानों के अपक्षय के लिए जो महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक होता है ये कार्बनीकरण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्बनीकरण। अगला है अपर्दन चक्र का, अपर्दन का सामान्य चक्र से संबंध है। तो ये नदी अपर्दन से संबंधित है। नदी अपर्दन का सामान्य चक्र की जो अवधारणा है ये डेविस के द्वारा दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नदी अपर्दन। अगला है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। चट्टानों की गहराई तक रासायनिक क्षरण आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के प्रमुख लक्षणों में से एक है। तो ये हमारा कथन सही है,
क्योंकि जो रासायनिक क्षरण है ये आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के प्रमुख लक्षणों में से एक है। और जो कारण है रासायनिक अपचय की तीव्रता अधिक हद तक जल की प्रचुरता और उच्च वायु तापमान पर निर्भर करती है, तो ये भी सही है। जबकि जो कारण है ये कथन की व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बृहद संचलन की अनाच्छादन क्रिया से संबंधित नहीं है। तो अनाच्छादन क्रिया में जो है बृहद संचलन पूछा गया है, जबकि जो अपस्तरण है ये बृहद संचलन न होकर ये एक स्थैतिक प्रक्रिया हो जाती है, तो ये अनाच्छादन की क्रिया से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है हमारा दिसंबर 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने दृश्य भूमि प्रक्रम संरचना और चरण का प्रक्रिया अवधारणा को अभिव्यक्त किया था। तो ये WM डेविस के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए WM डेविस। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन, जल योजना प्रक्रिया का संबंध है। तो जल योजना प्रक्रिया का जो संबंध है ये रासायनिक प्रक्रिया से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी रासायनिक प्रक्रिया से। अगला है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, ये जून 2017-14 में पूछा गया, कथन है चट्टानों का गहन रासायनिक अपचय आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उत्कृष्ट विशेषता है। ये जो है रिपीट क्वेश्चन है और कारण है रासायनिक अपचय की तीव्रता जल की प्रचुरता एवं उच्च वायु तापमानों पर काफ़ी हद तक निर्भर करती है। तो ये जो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा